नमस्कार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नौसेना भवन का एक अपर डिवीजन क्लर्क पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया है। साल 2022 में दिल्ली स्थित सेना भवन में तैनात करौली निवासी एमटीएस रवि प्रकाश मीना के जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी के बाद मिले इनपुट और गुप्त सूचनाओं के आधार पर राजस्थान पुलिस की खुफिया विंग सीआईडी ने आरोपी विशाल यादव को गिरफ्तार कर जयपुर में एसीजीएम कोर्ट से 4 दिन की रिमांड पर लिया है। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली से लेकर पाकिस्तान तक जासूसी रैकेट के तार मिले हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। आरोपी के मोबाइल की एफएसएल जांच से चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना और अन्य सैन्य संबंधी और सीक्रेट कई बड़ी और गोपनीय जानकारियां पाकिस्तानी महिला हैंडलर को शेयर की गई थी। इसी के बदले उसे क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग अकाउंट में यूएसडीटी और सीधे अपने बैंक खातों में रकम मिली। एक बार तो 50,000 मिले। जासूसी के लिए खाते में 2 लाख से ऊपर तक की रकम आ चुकी थी। ऑनलाइन गेमिंग की लत, फेसबुक, व्हाट्सएप कॉल और फिर टेलीग्राम पर बातचीत के जरिए कैसे जासूसी के खेल चले, राष्ट्रीय सुरक्षा से कैसे हुआ खिलवाड़ और फिर कैसे एक बाबू पुलिस के गिरफ्त में आ गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और पैनल के साथ करेंगे चर्चा। आज सबसे बड़ा मुद्दा है नौसेना हेडक्वार्टर से जासूस गिरफ्तार, पाकिस्तान के कितने गद्दार। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों का जाल, नौसेना भवन में जासूसी पर सवार, पाकिस्तान को दी खुफिया जानकारी, देश की सुरक्षा में बड़ी सेंधमारी। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित नौसेना भवन से एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी विशाल यादव नौसेना भवन में अपर डिवीजन क्लर्क के पद पर काम कर रहा था। उस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने का आरोप लगे। राजस्थान पुलिस की खुफिया विंग ने उसे गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी ने देश की सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा दिया। राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए विशाल यादव निवासी पुंसिका रेवाड़ी हरियाणा को 25 जून को शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत दबोचा है। जासूस विशाल यादव को आज जयपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। विशाल को कल रात को अरेस्ट किया है। उसके लिए पुलिस कस्टडी के लिए अभी माननीय न्यायालय को निवेदन किया था, जिसके लिए बाद कोर्ट का ये आदेश है कि 30 तारीख को 11 बजे तक पुलिस कस्टडी स्वीकृत की गई है। बताया जा रहा है कि विशाल को ऑनलाइन गेमिंग की लत थी और इसमें मिली हार के बाद वो काफी पैसा गंवा चुका था, जिसके बाद वो फेसबुक के जरिए पाकिस्तानी हनी ट्रैप के जाल में फंस गया। विशाल पाकिस्तानी एजेंट प्रिया शर्मा के संपर्क में आने के बाद देश की खुफिया जानकारी पाकिस्तानी एजेंटों से साझा कर रहा था। विशाल यादव जो कि जासूस है, उसको कोर्ट में पेश किया है और उसको 4 दिन का जो रिमांड है वो यहाँ पर लिया गया है, यानी कि 30 तारीख तक जो है उसको रिमांड पर रखा जाएगा। विशाल यादव जो कि दिल्ली में नौसेना के पद पर नौसेना में दिल्ली में नौसेना भवन है, उसमें यूडीसी के पद पर कार्यरत था और वहाँ से लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी एक महिला हैंडलर से संपर्क में था और उसके माध्यम से ये जो भारतीय सेना की गोपनीय सूचना है वो जो है भेज रहा था। विशाल से बात करेंगे। विशाल, क्या कहोगे? सिटिया कहना चाहोगे क्या? सिटिया क्यों देश से आप क्यों देश से गिरो तो बिल्कुल अभी शर्मा रहे, अपना मुंह जो है वो छिपा रहे हैं और देश इस तरह से गद्दार जो है वो देश में छिपे हुए हैं जो देश से गद्दारी करते हैं। विशाल संवेदनशील सूचनाएं मुहैया कराने के एवज में क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग अकाउंट में यूएसडीटी और सीधे बैंक खातों से रकम ले रहा था। विशाल यादव ने ऑपरेशन सिंदूर अभियान के दौरान भी नौसेना और अन्य रक्षा संबंधी गोपनीय सूचनाएं महिला पाक हैंडलर को उपलब्ध कराई थी। इससे पता चलता है कि वो लंबे समय से इस जासूसी रैकेट का हिस्सा था। आपको बता दें कि इससे पहले भी जैसलमेर से पाकिस्तानी जासूस शकूर खान को गिरफ्तार किया गया था। देश में विशाल और शकूर खान जैसे कितने गद्दार छिपे हुए हैं, ये पता लगाना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान तक भेजी जा रही हैं। महज चंद पैसों के लालच में अपना ईमान बेचते ये लोग देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं, जिन पर लगाम लगाया जाना बेहद जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो इस बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़ रहे हैं।
बहुत स्वागत है शाह साहब आपका। अनिल कुमार गोठवाल साहब पूर्व एडिशनल डीसीपी हैं, सिमरन बरार भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, आप अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं। बहुत स्वागत आप तीनों ही लोग का। सबसे पहले शुरुआत हम लोग मोहम्मद अली शाह साहब से करते हैं। शाह साहब, इस तरह जैसे अभी हमारे संवाददाता ने अपनी रिपोर्ट में वो कह रहे थे, वहाँ से मुझे लगता है इस बात की चर्चा की शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि और ऐसे कितने गद्दार देश के अंदर छिपे हुए हैं जो कि फ़ौज के लिए भी खतरा है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। क्या लगता है आपको कि इनकी संख्या अब तो बीते खासतौर पर पहलगाम हमले के बाद तो कार्रवाइयाँ कुछ हुई हैं, लेकिन फिर भी अगर ये सवाल पूछा जाए कि कितने ऐसे गद्दार देश के अंदर अभी मौजूद होंगे? जी, आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा है। और मैं सबसे पहले तो ये कुछ बोलने से पहले मैं आपकी दाग देता हूँ। मैं आपके काम को काफी टाइम से मैं सराह रहा हूँ और मैं फॉलो कर रहा हूँ। और बहुत ही आप जिस तरीके से ये आपकी देश सेवा है। अच्छा, अब देश के जो गद्दार है ना, ये सबसे ज्यादा खतरा इस बात को है, क्योंकि जो दुश्मन है वो तो मालूम है, आमने सामने की लड़ाई, वो दुश्मन है। जो अंदर आस्तीन के सांप छुपे हुए हैं, उसका ज्यादा खतरा है कि भाई जो खबर यहाँ से वहां दे रहे हैं, तो कुछ चंद ऐसों के लिए मुल्क को बेच दिखा देते हैं। वो जैसे कि ज्योति मल्होत्रा को देख लीजिए आप, फिर उसके बाद एक और यूट्यूबर मिला पंजाब से, अब ये यादव साहब, वो भी नौसेना भवन के अंदर। ये ज्यादा चिंताजनक बात है। और बिल्कुल जो जितने भी ये देशद्रोही हैं, सीधा ट्रिजन का चार्ज लगा देना चाहिए, सीधा। और ऐसी एग्जेम्पटरी पनिशमेंट दें, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी मजबूरी हो। और ठीक है आपने मेजर अली साहब ने ठीक कहा कि एक तो नौसेना भवन के अंदर इसकी मौजूदगी, यानी एक तो सवाल ये है कि कितने गद्दार ऐसे, और दूसरा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कि कितने लोग फिर ऐसे होंगे जो देश की बहुत जिम्मेदार एजेंसियों में, दफ्तरों में, इमारतों में काम कर रहे हैं सामान्य आदमी बन के, और उनके तार जो हैं वो सरहद पार से जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, बिल्कुल, देखिए इसमें और भी लोग होंगे और नाम सामने आएंगे भी। अब ये इनको गद्दार को पकड़ा है ना, हमने चाहे ज्योति मल्होत्रा हो, चाहे जो एक और यूट्यूबर जो पंजाब से पकड़ा हो, चाहे ये यादव साहब हो, कोई भी हो। ठीक है। अनिल कुमार गोठवाल साहब के पास चलते हैं, फिर लौटेंगे शाह साहब के बाद दोबारा। अनिल कुमार साहब, पुलिस के लोकल नेटवर्क का बहुत बड़ा रोल इसमें रहता है, इस तरह के जासूसों तक पहुंचने में। पुलिस का लोकल नेटवर्क हो या भारत की जो तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, कितनी सशक्त आप उनको समझते हैं? और अभी इस तरह के जो केसेस आ रहे हैं उसके बाद क्या आपको लगता है और थोड़ा कमर कसने की जरूरत है? राहुल जी, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। और राजस्थान का करीब 1000 से ज्यादा किलोमीटर तो बॉर्डर लग रहा है हमारे विदेश से। जो हमारे एनिमी है पाकिस्तान, तो उससे बॉर्डर लगा हुआ है। बॉर्डर की एक समस्या है आजकल, ये साइबर ये इसकी समस्या है। तो आप ये देखिए, ये सारी समस्याओं के साथ साथ नौसेना के जो व्यक्ति हैं वो अपने ऑफिस से इस तरह की सूचना जो संवेदनशील है और जिसमें देश की सुरक्षा को खतरा है, खतरा बहुत लगता नहीं है कि इससे खतरा, लेकिन हर चीज जो शेयर की जाती है वो किसी भी टाइप में हो, चाहे वो मैप के उसमें हो, किसी का पासवर्ड हो, किसी का डॉक्यूमेंट हो या किसी का, तो ये आजादी से पहले का जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बना हुआ है, इसमें पनिशमेंट है कि दुश्मन देश को इस तरह की अगर सूचना कोई व्यक्ति पहुंचाता है या देता है, या कोई प्रोहिबिटेड एरिया के अंदर भी अगर वो प्रवेश करता है, तो इसको अपराध माना गया है। और ये बिल्कुल है। तो आप ये देखिए कि इस तरह की सूचना का माध्यम कोई भी हो, आपका जो यूट्यूबर जो ये बता रहे हैं, चाहे ये जानबूझ के दी गई हो, जानकारी हो उसको कि ये सूचना मुझे देनी चाहिए, या जिसको जानकारी नहीं है, अगर वो मतलब गुड फेथ में भी अगर देता है, या उसको ये मालूम नहीं है कि इस जानकारी की दुश्मन देश क्या वो ले लेगा, तो भी अपराध है। तो जानबूझ के देना या अनजान में देना, ये भी अपराध है। और अपराध काफी सीवियर है। और इसके अंदर तो ये जो अपराध है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, मिनिमम 3 इयर्स का पनिशमेंट है और 14 साल की सजा तक का इसमें प्रावधान है। वो चाहे किसी भी शेप में, चाहिए ये साइबर या यूट्यूब के माध्यम से या और कोई डिजिटल इसके माध्यम से दियो। साथ ही हमारी जो देश की संप्रभुता को खतरा है,
अब 152 के अंदर जो BNS है, भारतीय न्याय संहिता है, ये हमारी संप्रभुता को भी खतरा है। तो इसमें तो आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान किया गया है। तो ये जो है, ये कुछ ऐसे करते हैं कि साहब हमारे तो इनके खिलाफ कोई सबूत ही इकट्ठा नहीं हुआ। तो ये जो चीजें एक इस तरह की फैलाते हैं, लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपने पैसे लिए हैं, आप वहां सरकारी मुलाजिम हैं, आप ये गैम्बलिंग के अंदर हारे हो, उससे आप, और एक विदेशी नागरिक जिसका गुमनाम है उनसे आपका संपर्क है, तो ये कितना बड़ा अपराध है। चाहे वो किसी भी प्रकार की सूचना हो। आप ये देखिए कि अभी ईरान इजराइल युद्ध के अंदर सारे जो जो प्रोमिनेंट फिगर है उनके देश के, जो सेना के सुरक्षा कर्मी थे या वो थे, उनके पास में उन्होंने वहीं बैठ के सूचना इकट्ठी करके और वहीं टारगेट कर दिया, उनके सीनियर ऑफिसर्स को उड़ा दिया। तो वो सिर्फ ये दिया होगा उन्होंने कि साहब ये यहाँ रहते हैं या यहाँ मौजूद है। मौजूदगी बताना भी कितना बड़ा अपराध हो ठीक सकता बात है, है। ये ठीक बात आम है। लोगों को अब समझने की बात होनी चाहिए कि इस युग के अंदर, इस डिजिटल युग के और अंदर आपने किसी दुश्मन देश को जी जी किसी दुश्मन देश को इतनी सी सूचना भी शेयर करना, कम्युनिकेट करना, उसको बताना, या और फिर इसमें तो पैसा लिया गया, तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है। इसके अंदर, इस षड्यंत्र में और भी कई शामिल है। तो ठीक है। ये एक रूटीन के अंदर हाँ सर्विलांस, हाँ, कोटवाल साहब, आपने आपने जो सजा की आपने बात की, क्या कुछ सजाएं इसमें हो सकती हैं, उस पर सिमरन बरार मैम से विस्तार से जानकारी लेंगे। सिमरन मैम, मैं आऊँगा आपके पास और यही सवाल आपसे पूछूंगा कि इस पर क्या कुछ प्रोसीडिंग्स रहती हैं और फिर आगे किस तरीके से केसेस चलते हैं, क्या धारा लगती है। मैं आ रहा हूँ आपके पास। एक बार मोहम्मद अली शाह साहब के पास जाना चाहता हूँ। शाह साहब, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जानना कि कैसे, ठीक है, शाह साहब के पास बाद में हम लोग कनेक्ट करेंगे। बरार मैम के पास चलते हैं। सिमरन मैम, इस तरह के केसेस में क्या कुछ सुनवाइयाँ और किस तरीके से प्रोसीडिंग्स होती हैं, क्या अपने अंजाम तक वो पहुंच पाती है या फिर ज़्यादातर केसेस अधर में ही हैं अब तक? कुछ कन्विक्शंस रही हैं। आपका आखिरी सवाल का जवाब मैं पहले दूंगी। कुछ कन्विक्शंस रही हैं। आप भी समझते हैं इंडियन लीगल सिस्टम में अपील्स का भी प्रावधान रहता है, तो अपील भी फिर करते हैं। कुछ जैसे गुजरात में कुछ कन्विक्शन रही। एक मुझे लगता है कोई इंटरनेशनल कहीं हाई कमीशन में हमारी कोई रही थी अफसर, उनकी भी कन्विक्शन हुई थी, पर आई थिंक जब तक वो अपील कर पाई उनकी शायद डेथ हो गई थी। तो 2-3 ऐसे मामले हैं। एक ज्योति मल्होत्रा का मामला है। एक मैं यहाँ पे एक फर्क जो बताना चाहूंगी वो ये है कि एक होता है वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, एक होता है सेडिशन। सेडिशन है राजद्रोह। अब सेडिशन जो है 2022 से जिसे आप कहते हैं स्टे कोर्ट का या अबेयंस में रखा गया है एक मामले में सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। दूसरा है जो हमारी बाकी हमारे कानून है, चाहे वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट हो, उसमें जो मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवल एंड ऑफिशियल सीक्रेट्स, इसके लिए अप टू 14 साल की सजा रहती है। और जो इनमें नहीं फॉल करते, इनके तहत नहीं है, उधर 3 साल की सजा रहती है। फिर आप अगर आ जाते हैं अपने जो अब तो आईपीसी जैसे था, वहां पे सेडिशन का मेन है। दूसरा कॉन्स्पिरेसी का भी लगेगा। अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो जो आपकी जो संहिता के दूसरे लगते हैं सारे चार्जेस, वो भी लगेंगे। दूसरा ट्रायल चलेगा। और तीसरी बात ये है कि इन्वेस्टिगेशन ये बताएगी कि ये किस तरह का, मतलब जैसे कहेंगे आप सेडिशन है या अगेंस्ट एक्टिंग अगेंस्ट स्टेट वेजिंग वॉर है या किस तरह का मामला है, वो तो इन्वेस्टिगेशन ही बता सकती है। चाहे पैसे लें या ना लें, अपराध तो ये है। और इसमें सिमरन मैम, अगर अब जैसे अभी इस व्यक्ति को पकड़ लिया, अब इसके ऊपर चार्जशीट फाइल होगी, तमाम बातें आएंगी, फिर आपने जो अपील की बात करी, क्या उसमें अगर बहुत सारे सबूत अगर यही बयां कर रहे हैं कि ये दोषी है, क्या ऐसे केसेस में भी फिर अपील का वो मिलता है, चांस मिलता है? बिल्कुल। तो जो प्रोसिक्यूशन का केस है वो जितना वाटर टाइट हो, आजकल जैसे डिजिटल फुटप्रिंट रह जाता है, क्रिप्टो करेंसी में कुछ पैसा एक्सचेंज हो रहा है या जो भी मॉनेटरली हो रहा है, तो एक तरीके से आसान हो जाता है। एक तरीके से अपराध भी आसान हो गया है, एक तरीके से उसका पकड़ना भी आसान हो गया है डिजिटल फुटप्रिंट से। दूसरी बात ये रहती है कि अपील में जैसे हर एक आदमी इंसान का, मर्डरर का भी एक हक है सुप्रीम कोर्ट तक जाना।
अपील में जितना ही नीचे से वाटर टाइट केस आता है, अपील में उनके चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि ज्यादातर ये बेल इन मामलों में बिल्कुल भी आसानी से नहीं मिलती। तो ज्योति मल्होत्रा का भी जो मामला रहा है, अभी तक वो जुडिशियल रिमांड या पुलिस रिमांड में ही है, एक्सटेंड हो रही है, उनको अभी बेल नहीं मिली है, जो एक मैसेज देता है देश को कि देशवासियों को कि ऐसे जो बिल्कुल ही घिनौने अपराध हैं और स्पेशली जैसे कहेंगे हम देश के तहत, तो उनमें बेल ना मिले। तो ये इस तरह से कानून बने हुए हैं। ठीक है मैम। गोटवाल साहब, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि किस तरीके से दुश्मन देश के जो एजेंट हैं वो कैसे टारगेट करते हैं, कैसे सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये व्यक्ति हमारे काम आ सकता है या इसका हम माइंड वॉश कर सकते हैं। इसका मतलब उनके भी जो एजेंट्स हैं, उनके भी जो स्पाइज हैं, वो हमारे आसपास मौजूद हैं इस वक्त। राहुल जी, ये देखिए कि बहुत वो ये वाइट वो है, और जो भी जासूसी कराने के लिए या अपने फेवर में दूसरा जो दुश्मन देश है वो कैसे कलेक्ट करता है, वो हर रोज कॉल्स करता है और वो इस तरह के टारगेट ढूंढता है। जैसे ये जुआ में हार गया, ये गैम्बलिंग उसके अंदर आ गया, तो इसको 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 पता लगा होगा कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी और उससे जुड़ के, और इसमें कौन कौन ऐसा पीड़ित व्यक्ति है या इस प्रकार का है, तो उसको कॉल करते हैं। ये उसको कॉल करके उसको बातों में लुभाते हैं, और उसको जैसे हार गया तो इससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर इसको इसको अपने अपने फेवर में लेके, और कुछ कुछ उसको पता ही नहीं लगता है शुरू में तो कि भाई ये मेरे दोस्त है क्या है, चाहे वो महिला है तो वो अपने स्कैंडल के अंदर, लव स्कैंडल के अंदर उसको उसको प्रेरित करती है, और इस तरह की सूचना। और मैं दूसरा ये कि ये इस तरह के कॉल करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, एक पूरी टीम, कॉलिंग टीम होती है कि इस तरह के कौन व्यक्ति हैं जिसके पास, तो वो कॉल जिसके पास भी आ जाता है और वो अटेंड कर लेता है, इसका मतलब है कि ये कुछ हमारे को इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। और वो ये महिला बन के अपने जो एजेंट है, चाहे वो दुश्मन देश की, शत्रु देश की है, पाक एजेंट है, ये महिला हैंडलर जो है वो हैंडल कराते हैं उनसे। इंफॉर्मेशन देनी है पाक की सेना को, और वो इस तरह की ये तैयार करते हैं, और उनको ट्रेनिंग होती है बाकायदा, और ये ट्रेनिंग के अंदर आ जाते हैं। जैसे वो आ जाते हैं तो इसके लिए चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे वो हमारी एनआई है हो, या और भी कोई जो एजेंसीज है, रॉ वगैरह, ये काम करते रहते हैं इस तरह के जो हमारी जो ये इंफॉर्मेशन जो है, इसको कलेक्ट करके इनको एनालाइज करते रहते कि किसका कॉन्ट्रैक्ट है, कहाँ विदेश से कॉल आ रहे हैं, किस पे ज्यादा है, या पैसे का जो ईडी के माध्यम से भी हम पैसों के ट्रांजैक्शंस का पता लगाते हैं। तो पैसों के ट्रांजैक्शन का पता लगा के जो सस्पेक्ट होता है उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। तो इकट्ठी होने से ये पता लगता है कि इनका पैसे का ट्रांजैक्शन कहाँ से हुआ। तो इसमें तो बहुत साफ है कि ये क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ये जब हारा, और उसके बाद में इसको वापस से इसके पास 2 लाख रुपए कहाँ से आए, पहले 50,000 रुपए आए, फिर 2 लाख रुपए का इसका हालांकि ट्रांजैक्शन इसमें अगर देखा जाए गोटवाल साहब, तो रकम इतनी बड़ी नहीं है। मतलब कहने मतलब है 50,000 रुपए, लाख रुपए के लिए इस तरह के ऑप्शंस को ऑप्ट कर ले रहे हैं युवा। आप फंसे हुए हैं किसी समस्या में, ठीक है, लेकिन मैं 1-2 लाख रुपए के लिए इतनी, ये भी बड़ी अजीब स्थिति है कि 1-2 लाख रुपए के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया इन्होंने। राहुल जी, इसके अंदर एक वो करोड़ों रुपए लेने वाले नहीं होते हैं। ये जो टारगेट होते हैं वो लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, ये जो है स्लीपर सेल टाइप जो आप बात कर रहे हो, वो इस टाइप के ही होते हैं। उन्हीं से ये इंफॉर्मेशन होती है। तो मैं आपको बताऊं, पिन पॉइंटेड कोई मैप दे दिया, अब मैप आप ये कहेंगे कि साहब ये मैप तो पूरे उसके अंदर है, लेकिन हमारे जो इसके अंदर रूल्स बना रखे हैं एक्ट के अंदर, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में, तो क्या इंफॉर्मेशन जा सकती है, क्या नहीं दे सकते, और वहां ऑफिस की इंफॉर्मेशन में क्या क्या है,
तो वो इस जो एक्ट सरकारी पर कर्मचारी थोड़ी है, सी जानकारी ले लेते हैं, फिर आऊंगा आपके गोठवाल साहब। सिमरन मैम से, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मैम, ये जिसका जिक्र अभी गोठवाल साहब कर रहे थे, क्या कुछ इसमें मेंशन है? किस प्रकार की जानकारियां शेयर की जा सकती हैं, कौन सी नहीं? आप इस पे थोड़ा सा। ये बहुत ही डिस्क्रिप्टिव एक्ट है उस तरीके से तो जो बना है। बहुत सारी जैसे मैंने आपको बताया, स्पेशली देश के जो मिलिट्री डॉक्यूमेंटेशन, मैप्स, आप स्केचेस कह लें, एंड जो भी तमाम चीजें रहती हैं, जैसे ऑब्वियसली नॉट इक्विप टू से कि क्या एग्जैक्टली डिटेल्स है, बट जो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशंस हैं इस एक्ट की, वो सब कुछ ही कवर करती हैं देश के मामले में। चाहे वो आपके यहाँ तक हो कि आपकी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हो, चाहे वो आपके डैम्स हों, चाहे वो आपकी इंस्टीट्यूशंस हों, तो सब कुछ ही कवर रहता है। और ऑफ कोर्स कई चीजें ऐसी होती हैं अदर देन मिलिट्री, कुछ क्लासिफाइड में जो आ जाती हैं, वो हो सकता है मिलिट्री की ना हो पर वो अदरवाइज भी क्लासिफाइड में आ जाती हैं, तो वो भी कवर रहती हैं। और तो लाइक आई सेड कि कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है। और अगर चाहे प्रोसिक्यूशन तो काफी एक तरीके से उनको ये एक जरूर मैं कहना चाहूंगी एक वकील एडवोकेट होने के तहत कि जो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा उसी चीज का आप प्रूफ बना सकते हैं प्रोसिक्यूशन से। अगर फिर आप कोई ढीला केस बनाते हैं तो कल जैसे आपने जैसे मुझसे पूछा कि अपील में क्या होगा, तो फिर वो केस ही कोलैप्स पहली स्टेज में ही हो जाता है। अगर केस ही कोलैप्स हो जाएगा तो फिर कन्विक्शन तो होगी नहीं। तो ताकि हम कानून के चार कोनों के अंदर कहीं ना कहीं उनको अपराधी को पकड़ना होगा। और सिमरन, इसमें सजा का क्या प्रावधान है, जरा वो भी आप बता दें। सजा का ये है कि जो एयरफोर्स, नेवल और मिलिट्री की जो भी कागजात कहते हैं या मैप्स और इंफॉर्मेशन कहते हैं, अप टू 14 ईयर्स, जो डॉक्यूमेंट्स इससे रिलेटेड नहीं है उसका लीक करते हैं या शेयर करते हैं तो वो है अप टू 3 ईयर्स। इसमें डिस्टिंक्शन है। अब कानून की वजह होगी जो डिस्टिंक्शन ड्रॉ की है, क्योंकि जो हमारी मिलिट्री की इंफॉर्मेशन है वो देंगे तो वो तो देश की बहुत ही ज्यादा, मतलब जैसे आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। और दूसरी बात ये है, ये हर देश के ने ये ऐसे प्रावधान बना रखे हैं, ऐसे कानून बना रखे हैं, और कई सौ हजारों साल से स्पाइंग और ये सब होता ही आ रहा है और इसी तहत कानून बने हुए हैं। ठीक है मैम। मेजर शाह जुड़ गए हमारे साथ दोबारा। मेजर शाह, गेमिंग एप्लीकेशंस और इस तरह की जो तमाम, और इन गेमिंग एप्लीकेशंस के साथ अब तो खुलेआम जिसको लेकर के कई लोग चर्चा भी कर रहे हैं यूथ में कि भाई सट्टेबाजियों की ऐप्स अब चल रही हैं और उसमें उस पर नज़र रखते हैं। इसका मतलब दुश्मन देश भी कि कौन, इनफैक्ट कई तो एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो बाहर से ही संचालित होती हैं, तो उनकी नज़र रहती है। अभी गोठवाल साहब बता रहे थे कि जो लोग सट्टे में हार गए हैं या किसी वजह से कर्जे में हैं, ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है। जी बिल्कुल, कोटवाल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। और देखिए, एप्लीकेशन जो है आजकल पूरा डेटा घूम फिर रहा है। हमको पता लगता है कि हम कहीं साइन इन करते हैं, आपका सारा चिट्टा पिट्टा पूरा बैकग्राउंड सब कुछ, और जो लोग थोड़े ये कर्जे में हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, उनको टारगेट किया जाता है। और वो टेम्पटिंग, क्योंकि वो इजी प्रे है। पैसे की सख्त जरूरत होती है उनको, जरूरत तो सबको होती है मगर पैसे की सख्त जरूरत जिनको होती है तो वो किसी भी हद तक जाएंगे, ईमान सब कुछ बेच खाएंगे वो। तो उनको सर्वाइवल करना, उनको टारगेट करके ये पाकिस्तान से आईएसआई बिल्कुल वो, और उनका रेडार घुमा हुआ है बिल्कुल। तो सतर्क रहने की जरूरत है सबको, हम सबको। आपके राहुल भाई, आपके और आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों को सबको अलर्ट करता हूं कि जितने भी कहीं पे भी कोई भी उनको अनजान नंबर से कॉल आए या अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट आए कहीं से, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आती है ऐसे ही अक्सर कोई अनजान मैसेजेस आए, सावधान रहें, होशियार रहें। पता नहीं कौन किधर कैसे आपको फुसला के, कैसे ब्रेन वॉश करके। अरे जब ऑनलाइन लोग मिलते हैं, ऑनलाइन जब प्यार हो जाता है, शादियां हो रही हैं, तो ऑनलाइन हनी ट्रैपिंग में कितना दूर है, कितना मुश्किल है भाई, बहुत आसान है। हनी ट्रैपिंग नहीं, और आपको ल्योर करते हैं वो लोग, ल्योर कर देगा वो, और ऐसा ऐसा टेम्पटिंग इतना कन्विंसिंग लगेगा। तो आपको जो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, और होशियारी, अपनी सावधानी, अपनी सेफ्टी अपने हाथों में।
तो बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि, और अपने बच्चों को भी, जितने भी हमारे बच्चे हैं जो खास तौर से एडिक्टेड हैं मोबाइल फोन आईपैड लैपटॉप्स के साथ, जो गेम खेलते हैं, उन पे नजर रखें, सतर्क नजर रखें। बिल्कुल ठीक बात है। और अब ऐसा एक, ऐसा कहना टाइट पड़ेगा नजर कि पहले हम लोग अभी कई जगह लाइन सुनते हैं, पढ़ते हैं कि आप कैमरा की नज़र में, अब समझना पड़ेगा कि अब डिजिटल के युग में हम लोग दुश्मन की भी नज़र में है। साइबर तरीके से, डिजिटल तरीके से तमाम चीज़ों पर दुश्मन देश भी हमारे ऊपर नज़र रखे हुए हैं। और ऐसे युग में जब भारत एक विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे में स्वाभाविक है कि दुश्मन देशों की नज़र हम पर टेढ़ी रहेगी। इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया सिमरन बरार मैम आपका, गोटवाल साहब बहुत शुक्रिया, मेजर अली शाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका NTV राजस्थान पर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर हम कर रहे थे चर्चा। सबसे बड़े मुद्दे में आज बात थी नौसेना हेडक्वार्टर से जासूस की गिरफ्तारी पर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।